हाय एवरीवन, लेट्स अचीव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हमने एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट किया 6 क्लास की। कल हमने फर्स्ट चैप्टर उसका कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का। और ये डेडिकेटेड है सीटेट और डी++ के लिए, क्योंकि इन दोनों ही एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी है वो डिट्टो लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं नोट्स बता दूंगी कैसे कैसे कौन सा इनमें पैराग्राफ आपके पढ़ने लायक है, कौन से पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन सा पैराग्राफ छोड़ने के लिए। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही रहती है कि क्या तो हम इसमें पढ़ें और क्या हम छोड़ें। कई बार तो पूरी पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर लेते हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी इसमें कि कौन सा आपको छोड़ना है और कौन सा लिखना है। अगर आप चाहो तो अपने नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में आपको पूरी सारी एनसीईआरटी ना कंगालनी पड़े, एक ही रजिस्टर से आपका काम चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज का मतलब जो हमने कल पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले इंसान ने नर्मदा नदी की घाटी में रहना स्टार्ट किया था, तो उसी मानव को हम आरंभिक मानव कहते हैं, जो कि जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था और जंगल से मिलने वाले जो पेड़ पौधे थे उनको खा करके अपना पेट वो भरता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के बारे में हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है उपमहाद्वीप और इसके कौन से देश शामिल हैं इसके अंदर। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% उठता है। तो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे, याद कीजिए, नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। और उन्हें हम क्या बोलते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक होते हैं जानवरों का शिकार करने वाले, खाद्य संग्राहक होते हैं जंगलों से अपना जो भोजन जुटाते हैं उनसे। जंगलों में कौन सा भोजन मिलता है, जैसे कि पत्ते हो गए, जड़ होगी किसी पौधे की, फूल हो गए, पत्तियाँ होगी, फल हो गए, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो अपना पेट भरते थे। तो इनको आखेटक खाद्य संग्राहक नाम क्यों मिला, क्यों भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर, यानी अपने भोजन का इंतजाम इसी विधि के अनुसार करते थे। या तो आखेट यानी शिकार करते थे, या फिर वो जंगलों से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। तो वो क्या क्या खाते थे ये आगे बता रखा है। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे वो किया करते थे, और इन्हीं सब चीज़ों को वो खाते थे। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा गया, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर। और दूसरी इस पैराग्राफ में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या खाते थे। तो जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे किया करते थे। ये दो लाइनें आपकी इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है। अगला जो पैराग्राफ है ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें ऐसा कुछ आपके लिए अंडरलाइन करने वाला नहीं है, ना ही कोई इसमें से नोट्स बनाने वाला। अब इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जो ये भोजन का इंतजाम करने की इनकी जो विधि थी, उस विधि में इनको क्या क्या तकलीफ आती थी। तो जानवरों का शिकार करने में क्या क्या तकलीफ आती थी, इनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कई जानवर ऐसे होते थे जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जिन जानवरों से उनको अपनी जान का खतरा था। तो इनको तेज़ भागने के लिए इनके पीछे इनको तेज़ भागना पड़ता था, और इन खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। तो इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा सतर्क, जागरूक और तेज़ होते थे, ताकि वो जानवरों का शिकार कर सकें, चिड़िया और मछलियाँ पकड़ सकें। दूसरा, वो पेड़ पौधों से अपना भोजन जुटाते थे। तो पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा भी है कि हाँ अनगिनत पेड़ पौधे मिलते हैं। तो सारे ही पेड़ पौधे तो खाने लायक होते नहीं हैं, तो उनको इस बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती थी कि कौन सा तो जो पेड़ पौधा जो है वो खाने योग्य है और कौन सा पेड़ पौधा खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं का मतलब वो पौधा विषैला भी हो सकता है, उसको खाने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और साथ ही उनको इस चीज़ों की जानकारी भी रखनी पड़ती थी कि फलों का जो पकने का समय है, सही समय है, वो कौन सा है, और किस मौसम में वो फल जो है वो पक करके तैयार होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारियाँ रखनी पड़ती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पहले का जो मानव था वो सतर्क था, जागरूक था और तेज़ था, और उसको वन संपदा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो इसीलिए वो अपना जीवन यापन जंगल के ऊपर निर्भर रहकर कर सका। अब आगे पढ़ेंगे कि जो ये मानव था ये इधर उधर घूमता क्यों था। जो ये आखेटक थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, इसमें इन्होंने कम से कम 4 कारण बता रखे हैं। पहला कारण यही बता रखा है कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे और जो वो
फल और पेड़ पौधे खाते थे ना, वो खा करके समाप्त कर देते थे। तो भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला तो यही हो गया कि उनका जो खाने पीने की जो चीज़ें थी वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण ये है कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, जैसे कि हिरण और मवेशी, उनका चारा खत्म हो जाता था। तो जब जानवरों का चारा खत्म हो जाएगा तो जानवर वहाँ रहेंगे नहीं, जानवर दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में जाएंगे, और उन जानवरों के पीछे पीछे जो आखेटक हैं वो भी दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण ये था कि जो वो पेड़ पौधे और फल फूल वो खाते थे, वो अलग अलग मौसम में आते हैं, यानी किसी मौसम में कहीं फल लगते हैं, किसी मौसम में कहीं फल लगते हैं। तो उपयुक्त मौसम के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में ही जाते रहते थे। चौथा कारण ये था कि जीने के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पानी के बगैर, भोजन के बगैर हम एक टाइम पे रह सकते हैं, एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल है। तो वो पानी के लिए भी, पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी कि कई जो नदियाँ और झील और झरने हैं ना, वो तो कभी सूखते नहीं हैं, और कई जो नदियाँ झील झरने हैं वो बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर बारिश होती है तो उनमें पानी होता है, अगर नहीं होती है तो वो नहीं, बारिश नहीं होती तो उनमें पानी नहीं होता है। तो नदियों, झरनों और झीलों के सूख जाने के बाद वो पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। तो इन्होंने 4 कारण बता दिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है चारों ही कारण। पहला कारण, उनका स्वयं का भोजन खत्म हो जाता था तो अपने भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उन जानवरों का भोजन समाप्त हो जाता था तो उन जानवरों के पीछे पीछे जाते थे। तीसरा, जो फल फूल लगने का जो मौसम है वो अलग अलग होता है, तो उस मौसम की उपयुक्त तलाश में हो जाते थे। और चौथा, पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और एक इसने उन्होंने ये भी दे रखा है कि नाते रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। अब इन्होंने होंगे यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ही संभावना के बेस पे चल रहा है। कोई भी कुछ भी कन्फर्म हम इनके बारे में नहीं बता सकते। कन्फर्म क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो आम इंसान था वो अपनी जो एक्टिविटियों का, जो अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा नहीं रखता था, तो उनका जो जीवन के बारे में हम उनसे मिलने वाली जो वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि कोई ईंट मिल गई, कोई औजार मिल गए, कोई पत्थर मिल गए, तो उनके अनुसार ही हम उनका अनुमान लगा रहे हैं। तो उसी अनुमान के लिए यहाँ पे होंगे। ये जो सेकंड चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही अनुमान के बेस पे चलेगा आपका। इसमें कोई भी इस चैप्टर की कोई भी लिखित जानकारी हमें नहीं मिली है, यानी जो वस्तुएं हैं वो हमें जरूर मिली हैं। तो अगला है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो जो इंसान था, जो आम इंसान था ना, उसके बारे में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। अब आपको याद होना चाहिए, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। जो वस्तुओं का अध्ययन करके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, उन लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। तो उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग जो ये आखेटक खाद्य संग्रह के ये किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों को काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। कि उन लोगों ने क्या किए होंगे, लकड़ियों के औजार बनाए होंगे, हड्डियों के औजार बनाए होंगे और पत्थरों के औजार बनाए होंगे। और इन तीनों में से हमें आज के टाइम में क्या मिलता है, आज के टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के औजार मिलते हैं, क्योंकि लकड़ियों और हड्डियों के औजार हमें नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले, इसके बारे में भी यही अनुमान है कि ये हथियार हैं जो नष्ट हो गए होंगे, और पत्थर कभी नष्ट होता नहीं है, तो ये हथियार हमें आज भी मिल गए हैं। तो इन्होंने कौन से हथियार बनाए थे, तो ये देखो, जो ओरिजिनल पत्थर होता था ना, जो प्राकृतिक पत्थर होता था, वो इस शेप में होता था, यानी बिल्कुल गोलाकार होता था। इनको बोलते हैं, ये यहाँ पे आपके बाद में बताऊंगी कि इनको गुटिका बोलते हैं। तो इन्हीं पत्थरों से वो अपने अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं वो बनाते थे। तो सबसे पहले जो जब मानव ने हथियार बनाने शुरू किए तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया। आगे चल के हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्हीं पत्थरों के आधार पर जो आरंभिक मानव का जो समय था उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया, फिर पत्थरों का साइज़ थोड़ा और छोटा कर दिया, फिर पत्थरों का साइज़ थोड़ा और छोटा और नुकीला कर दिया, उसके बाद पत्थरों का साइज़ थोड़ा छोटा और नुकीला कर दिया। यानी ये क्या दिखाता है हमें, ये मानव के विकास की गतिविधियाँ दिखाता है कि कैसे कैसे मानव ने विकास किया है। इन पत्थरों से यहाँ इन पे आए, इन पे इनसे आए, इनसे इन पे आए और इनसे इनके ऊपर आ गए। यानी हर एक स्टेज पे पत्थरों का साइज छोटा होता गया और नुकीला होता गया। यानी ये पत्थर इतने नुकीले नहीं हैं और बड़े भी हैं, इनकी अपेक्षा ये पत्थर छोटे हैं और नुकीले भी हैं, इनकी अपेक्षा ये पत्थर छोटे हैं और नुकीले हैं, और इनकी अपेक्षा ये पत्थर भी छोटे और ज़्यादा नुकीले हैं। तो ये इनके बारे में देखो यहाँ बता रखा है। ये वाले बड़े पत्थर है ना, ये जो पत्थर हैं ये कई हज़ार साल पहले बने। ये सबसे प्राचीनतम औजार है, सबसे पहले यही बने थे। फिर खे के बारे में बताता है कि इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया है, इनके कई हज़ार साल बाद इनको बनाया गया। गै के बारे में इन्हें बताया कि इन्हें
और भी बाद में बनाया गया, यानी इनके बाद में इनको बनाया गया। और ये जो लास्ट वाले पत्थर हैं ये लगभग 10,000 साल पहले के हैं। इन पत्थरों को हम नवपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार मोटा मोटा बता दूं, ये जो थे ये पुरापाषाण के थे, ये थे जो ये मध्यपाषाण के हैं, और ये जो हैं ये नवपाषाण के हैं। और ये जो अड़े का दे रखा है ना इन्होंने, ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है, यानी प्राकृतिक रूप से पत्थर ऐसा होता था जिनको गुटिका बोलते थे। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, जो प्राकृतिक पत्थर होता था उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको गुटिका के नाम से जानते थे। अब है कि ये औजार जो है ये क्यों बनाते थे, इनको औजारों की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, क्या क्या उपयोग होते थे, तो यहाँ औजारों के उपयोग बता रखे हैं। ये पैराग्राफ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये औजारों के उपयोग किस लिए करते थे, फल फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियों और मांस काटने के लिए करते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। जानवरों की खाल ये क्यों उतारते थे, क्योंकि इनको पहले कपड़ा नहीं होता था, तो अपना शरीर ढकने के लिए जानवरों की खाल को सील के ही पहन लेते थे, इसलिए जानवरों की खाल उतारते थे। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी ये बनाते थे। तो ये लाइन भी आपके लिए, ये पूरा पैराग्राफ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या बनाते थे, उन पत्थरों से हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी ये बनाते थे। तो अब मुट्ठे क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने कुल्हाड़ी देखी होगी सभी ने, उसके पीछे आगे तो लोहे का होता है, पीछे उसके लकड़ी का डंडा लगा होता है। तो उसी डंडे को इन्होंने मुट्ठा बताया है कि ऐसे ही डंडे लगा करके इन्होंने बाण और भाले बनाए होंगे। तो आपको ये बता देता कि क्या आरंभिक मानव भाले और बाण से परिचित था, तो हाँ, जो आरंभिक मानव था वो भाले और बाण से परिचित था। और उसके जो मुट्ठे लगे होते थे वो हड्डियों के हो सकते थे या फिर लकड़ियों के हो सकते थे। तो हमें औजारों का यूज़ पढ़ रहे थे। और क्या यूज़ होता था औजारों का, लकड़ियाँ काटी जाती थी। दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ, जो औजारों का यूज़ किस लिए करते थे, फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए यूज़ करते थे। और औजारों का यूज़ लकड़ियाँ काटने के लिए करते थे। अब यहाँ पे आके इन्होंने बता दिया कि लकड़ियों का यूज़ किस लिए करते थे। तो ये लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए भी करते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी करते थे, और औजार बनाने के लिए भी ये लकड़ियों का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे देखो दो चित्र आपको दिखा रखे हैं, इनको ध्यान से देखोगे। यहाँ पे एक पे तो ये इंसान है ना, ये पौधे की जड़ उखाड़ रहे हैं खाने के लिए इस पत्थर से, और दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, अपने जानवरों की खाल से वस्त्र सील रहे हैं। तो वस्त्र सीलने के लिए भी ये पत्थर का ही उपयोग करते थे। ये ज़्यादा नुकीला है, ये थोड़ा कम नुकीला है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पत्थरों का यूज किया करते थे। अब है कि इनके रहने की जो जगह है वो कैसे निर्धारित होती थी, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे कि हाँ यही जगह हमारे लिए रहने के लिए उपयुक्त है, तो वो कैसी जगह देखते थे, क्योंकि जो पत्थर है ना वो उनके लिए महत्वपूर्ण उपकरण था, क्योंकि सारे काम वो पत्थरों के औजारों से ही करते थे। तो उनको एक अच्छा पत्थर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो अच्छे उनको पत्थर मिल सके, और उन पत्थरों से जिस जगह पे जो उन पत्थरों से वो औजार बनाते थे ना, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा गया है। तो देखो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, एक तो अच्छे पत्थर हो, और दूसरा उनकी पानी हो, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पत्थर से भी ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो इसीलिए वो लोगों ने जो बसेरा अपना वो नर्मदा नदी के किनारे बसाया। अब नर्मदा नदी तो बहुत बड़ी है, तो उस नर्मदा नदी के एरिए में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे। उसमें से पहली जगह है भीमबेटका, इसको हम पुरास्थल बोलते हैं। पुरास्थल क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे भी आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और मैं एक बार पहले बता देती हूँ कि जिन स्थानों के ऊपर है ना जो ये आरंभिक मानव यूज़ करते थे, उनकी जो हमें चीज़ें मिली हैं उसको हम पुरास्थल बोलते हैं। तो एक भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इनसे यहाँ पे से क्या मिले हमें, आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले, यानी ये एक पुरास्थल है। और ये कैसा पुरास्थल है, आवासीय पुरास्थल है। यहाँ पे यानी यहाँ पे लोग रहते थे। एक तो देखो आवासीय पुरास्थल होते हैं और एक उद्योग स्थल होते हैं। तो यहाँ पे जो जहाँ रहते थे वो आवासीय है, और जहाँ पे ये औजार बनाते थे वो उद्योग स्थल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे भीमबेटका में ये गुफाएं बनाकर रहते थे। गुफाएं बनाकर क्यों रहते थे, ताकि बारिश धूप और हवाओं से उन्हें राहत मिल सके, यानी मौसम की मार से बचने के लिए वो इन गुफाओं में अपना रैन बसेरा करते थे। अब क्या आता है कि इन उद्योग स्थलों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनके उद्योग स्थल रहे होंगे। तो जो लोग जो पुरातत्वविद होते हैं, जो खोज करते हैं, जो ढूंढते रहते हैं, तो उनको ऐसी जगह मिली है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले हैं और ऐसे उपकरण मिले हैं जो लोग वो यहाँ पे छोड़ गए होंगे, ताकि क्यों छोड़ गए होंगे, क्योंकि वो ठीक से नहीं बने, यानी जो औजार उनको अच्छे से नहीं बने वो उनको वो यहीं छोड़ के चले गए। और ऐसे पत्थर के उसी जगह पे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, यानी टूट फूट होती है पत्थरों के औजार बनाते समय, वो टूट फूट भी यहाँ इनको
मिली है। तो इसीलिए ये लोग कह सकते हैं कि ये उद्योग स्थल रहे होंगे। और कई उद्योग स्थल ऐसे भी थे जहाँ पे लोग लंबे समय तक रहते थे, तो उनको आवासीय और उद्योग स्थल भी कहा जाता था। तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है भीमबेटका की जो जगह है कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे गुफाओं में लोग रहते थे। ये क्या है, एक पुरास्थल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये इन्होंने देखो ये बता दिया कि पुरास्थल क्या है, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के हमें अवशेष मिलते हैं। अवशेष क्या होते हैं, जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, यानी पूरी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में हमें वो चीज़ें मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। और ये जो अवशेष हैं ये या तो ज़मीन के ऊपर मिले हैं, यानी कोई ऐसे ज़मीन की सतह पर पड़े मिल गए, या फिर अंदर भी मिले हैं, यानी जैसे कि कोई बहुत साल टाइम पुराना, यानी 20 लाख साल थोड़े नहीं होते, तो तब तक आंधियाँ भी आई होंगी, तूफान भी आए होंगे, प्रलय भी हुई होगी, तो उसी के कारण जो ये चीज़ें इनकी हैं ये नीचे दब गई। और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये पुरास्थल हमें पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में एक अलग से चैप्टर है। इसी चैप्टर में 3 पुरास्थल आपको दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब है पाषाण औजारों का निर्माण, कि वो पत्थरों से औजार कैसे बनाते थे, कौन सी विधियाँ थी। तो 2 तरीकों से पत्थरों से औजार बनाते थे। पहली विधि है पत्थर से पत्थर टकराना, और दूसरी विधि है दबाव सलग तकनीक। इनको आपके बस आपको नाम याद रखने हैं। इनकी जो विधि है, इन कैसे कैसे इन चीज़ों को बनाते थे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यानी आपको इतना याद रखना है, 2 तरीकों से पत्थर बनाते थे, एक तो पत्थर से पत्थर को टकराते थे, और दूसरा दबाव सलग तकनीक थी उनकी औजार बनाने की। यानी पत्थर से पत्थर टकराना तो यही था, यहाँ दिखा रखा है। एक हाथ में जिसका औजार बनाना है वो पत्थर ले लिया, दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर ले लिया, इस पत्थर से इसको ऊपर चोट करते जाएंगे और तब तक चोट करते जाएंगे जब तक ये अपने अच्छे से आकार ना ले लें। और दूसरी थी दबाव सलग तकनीक। इसी से इसके ऊपर भी तब तक हथौड़ी से पत्थर के ऊपर वार करते रहते थे जब तक कि वो जो औजार चाहते थे वो वैसा ना बन गया हो। अब दूसरा आता है आगे कि जो आरंभिक मानव था, यानी जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, उन्होंने आग की भी खोज कर ली थी। तो आग की खोज के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, कुरनूल गुफा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पुरास्थल आपके लिए है वो है कुरनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, कुरनूल गुफाओं से हमें राख के अवशेष मिले हैं, और ये भी नर्मदा नदी के ही आसपास के इलाके हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, और आग का इस्तेमाल किस लिए करते थे, प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का यूज करते थे। अब है कि बदलती जलवायु, यानी जलवायु कैसे बदली, यानी कैसे कैसे पहले जो हम जिस टाइम की बात करें ना 20 लाख साल उससे पहले भी, तो पहले क्या था, सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बर्फ़ ही बर्फ़, यानी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो धीरे धीरे मौसम में बदलाव आए। ये बदलाव अचानक से किस टाइम बदले, एकदम से किस टाइम बदले, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जिससे गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान पनपने लगे, और जैसे ही घास के मैदान पनपे तो घास खाने वाले जैसे कि हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, तो इन जानवरों की संख्या बढ़ी जिन्हें खाकर ये जिंदा रहते थे। और जैसे ही इन जानवरों की संख्या बढ़ी तो वो जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो भी इनके पीछे पीछे आए। तो उन्होंने इस टाइम इनको मारना बंद कर दिया, और उन्होंने क्या किया, इनके खाने पीने की आदतों के बारे में पहचाना, इनकी प्रजनन के समय की जानकारी उन्होंने हासिल की कि ये जो भेड़ बकरी हैं, गाय हैं, ये बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, ये दूध भी दे सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी हासिल हुई यहाँ से। तो इन्होंने देख लिखा है कि हो सकता है तब इन जानवरों को पकड़ कर उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने लगे हों। तो ये हो सकता है, यानी मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर पूरा अनुमान के बेस पे, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे भेड़ बकरियों की जो संख्या बढ़ी, जैसे जैसे इनको ज़्यादा टाइम इनके साथ रहते हुए हो गया, तो इनको इनके प्रजनन की जब जानकारी का पता चल गया, इनकी आदतों का पता चल गया, तो इन लोगों ने इनको मारने की बजाय इनको अपना पालतू बना लिया। और इसी काल में क्या हुआ, मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी मछली भी आरंभिक काल से ही मनुष्य का खाने का एक माध्यम है, खाने का एक स्रोत है। और इसी दौरान क्या है, कृषि भी पनपी। जो सबसे पहले कृषि हुई थी ना, जो हमने पढ़े थे, याद करो कल वाले चैप्टर में, कि गेहूं जो के साक्ष्य हमें सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों से मिले हैं, और धान के साक्ष्य हमें विंध्य के उत्तर में मिले हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए। तो जो गेहूं और धान के जो बिल्कुल शुरू में जो साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल शुरू में जब ये उगे थे, तो ये अनाज प्राकृतिक यानी अपने आप ही उगे थे। ये इनको किसी ने उगाया नहीं था, जैसे आज के टाइम इनकी खेती की जाती है उस टाइम नहीं था। ये कैसे उगे थे, जैसे आज के टाइम हम खेती करते हैं उसमें खरपतवार होती है ना,
यानी जो जैसे गेहूँ लगाई है तो उसके अंदर बिना जो आवश्यकता वाला जो और घास फूस उग गया, तो वैसे ही ये उगे थे। तो इनको जो पुरातत्वविद है वो कहते हैं कि शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इनको भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, और बाद में इन्होंने जान लिया कि इनको गेहूँ और जौ को कैसे उगाते हैं, कैसे नहीं उगाते हैं, कब उगते हैं ये, कब ये पकते हैं, कैसे ये पकते हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने ले ली होगी, और बाद में वो खेती करने लग गए होंगे। अब आता है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि नाम और तिथियां कैसे कि पत्थर के आधार पर है ना, जैसे जिन पत्थरों का यूज करते थे उसके आधार पर जो हमारा पुरापाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा है। ये देखो, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर यानी प्राचीन पत्थरों का यूज करने वाला जो काल था, जो वो आरंभिक काल था, इसलिए इसको पुरापाषाण काल कहा गया है। इन पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी जो पुरापाषाण काल था वो लगभग 20 साल से पहले से 12,000 साल पहले तक का था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो आरंभिक काल था उसको 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया। जो पुरापाषाण काल का टाइम था वो था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, और जो मध्यपाषाण काल का टाइम था वो था 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, और जो नवपाषाण काल का टाइम था वो था 10,000 साल पहले। ठीक है, वो था 10,000 साल पहले। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुरापाषाण काल को भी फिर क्या हुआ, 3 भागों में बांट दिया, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ये भी लिए इंपॉर्टेंट है कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर में बांटा गया। और मानव इतिहास की जो 99% जानकारी है ना वो हमें पुरापाषाण काल के ही दौरान मिलती है। नहीं, पुरापाषाण काल के दौरान ही इंसान ने अपना 99% विकास कर लिया था। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पुरापाषाण काल, उसका टाइम 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। फिर आता है मध्यपाषाण काल, उसका टाइम 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। और फिर आता है नवपाषाण काल जिसका टाइम है 10,000 साल पहले से। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण और है इसके अंदर कि जो मध्यपाषाण युग है ना उसको लघु पाषाण भी कहा जाता है। उसको लघु पाषाण क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुरापाषाण काल में हमने देखा कि पत्थरों का साइज बहुत बड़ा था, मध्यपाषाण काल में इससे थोड़ा छोटा हो गया पत्थरों का साइज, इसलिए छोटा हो गया तो इसलिए उनको लघु पाषाण काल कहा गया। इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कितने भागों में बांटा है और उनका टाइम क्या क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ, 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में बांटा है। पुरापाषाण काल का टाइम 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, मध्यपाषाण काल का टाइम 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, और नवपाषाण का टाइम 10,000 साल पहले है। और मध्यपाषाण को ही लघु पाषाण कहा जाता है। आपके लिए बस इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ें, इस पूरे पैराग्राफ में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आती है शैल चित्रकला क्या होती है। उस टाइम के जो लोग थे ना, जिन गुफाओं में वो रहते थे, उनकी दीवारों पे वो चित्र बनाते थे। और किस चीज़ के चित्र बनाते थे, वो जंगली जानवरों के चित्र बनाते थे। उनका बिल्कुल अच्छे से तरीके से करते थे। जैसे कि इन्होंने यहाँ बता रखा है ये जानवर है, ये शिकारी, ये इसका शिकार कर रहा है, तो बिल्कुल सजीव चित्रण का मतलब क्या है कि ऐसे ही जैसे ये अभी कर रहा है ऐसी की चित्रकला वो उकेर देते थे। तो ये जो चित्रकला ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश की गुफाओं में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ये चित्रकला मिलती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो शैल चित्रकला है वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश की गुफाओं में और उत्तर प्रदेश की, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। अब ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये बता रखा है कि कौन क्या करता था, यानी जो वहाँ के जबकि स्त्री पुरुष थे उनको क्या क्या कामों में डिवाइड किया गया। जैसे आज के टाइम में है, बांटा गया है कि जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे, जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी, बच्चे संभालेंगी। तो ये सब चीज़ें डिफाइन की गई थी। आजकल तो टाइम बदल गया है। आजकल तो जो महिलाएं हैं वो भी अपना काम बाहर जाके करती हैं, पैसा कमाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। तो यही बता रहा है कि जो काम का विभाजन था वो कैसे था, कि फल फूल का संग्रह कैसे किया करते थे। जो पत्थरों और औजारों की गुफाओं में जो चित्र बनाते थे वो स्त्री बनाती थी या पुरुष बनाती थी, क्या महिलाएं शिकार करती थी, क्या पुरुष औजार बनाते थे, क्या महिलाएं चित्रकारी करती थी, क्या पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। बाद में इन्होंने बता दिया कि शायद वो मिलजुल कर ही एक साथ काम वो करते थे, कि ना तो केवल महिलाएं काम करती थी और ना ही केवल पुरुष काम करते थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये है आता है कि भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष हमें कहाँ मिले। तो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान ही हमें शुतुरमुर्ग होते थे। इस चीज़ के अवशेष साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये चीज़
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र के पटने स्थान से। कहाँ से मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष, महाराष्ट्र के पटने प्रस्थल से जो अंडों के अवशेष हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हैं वो मिले हैं। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या था कि इन अंडों से सिक्के, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके यानी जिनको आज के टाइम में हम मणिये बोलते हैं, वो चीज़ें भी बनाई जाती थी। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, दो पुरास्थल पढ़ लिए, एक तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में था, और दूसरा जो कुरनूल की गुफाएं थी जहाँ से हमें आग के अवशेष मिले। अब तीसरा पुरास्थल है हुशंगी। इन तीनों को मैं मैप पे भी दिखा दूंगी आपको बाद में। तीसरा पुरास्थल है हुशंगी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कई पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले, यानी हुशंगी से क्या मिले, हमें औजार मिले हैं। और ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। यानी जो औजार मिले हैं, जो हुशंगी जगह है, इसके आसपास और भी छोटे छोटे जगह हैं, वो कैसे आवास थे, वो आवासीय स्थल भी थे और उद्योग स्थल भी थे, यानी यहाँ लोग रहते भी थे और औजार भी अपने बनाते थे। कुछ छोटे छोटे पुरास्थलों में औजारों के बनाए जाने के प्रमाण हमें मिलते हैं। और जो औजार बनाए जाते थे ना, वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो औजार बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, चूना पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि कैसे कैसे जो आरंभिक मानव था वो शुरू में कैसे रहता था, उसने कैसे अपना विकास किया, कैसे अपना वो जीवन यापन करता था। तो इसमें बस 5-7 बातें ही हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो शैल चित्रकला कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्रकला मिलती है। दूसरा, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र के पटने से हमें मिले हैं। और इसमें तीन पुरास्थलों की बात की गई है, जो कि एक तो है, ये देखो मानचित्र पे मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो देखो ये है नर्मदा नदी, ये सारा मध्य प्रदेश का जो है वो एरिया है। ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के पास ही भीमबेटका है। दूसरा ये हुशंगी है और ये कुरनूल की गुफाएं हैं। ये तीनों जगह क्या थे, जो आखेटक थे या आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो रहते थे। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। आशा करती हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आपको आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई कमी आपको वीडियो में लगी होगी तो आप इसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में वो कमी को दूर कर सकूं और आपके लिए पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही कवर करा सकूं, ताकि जो बच्चे बैच नहीं ले सकते वो बच्चे बैच लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और अपना सीटेट क्लियर करें और उसके बाद आने वाली DEET की वैकेंसी में अपनी एक जो जॉब है वो सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।